हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें भी हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैकले मिनट। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैकले मिनट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कैर्टर इशू करा था। कैर्टर आप कह सकते हो एक तरीके से आदेश पत्र, ठीक है ना, या फिर एक पत्र कंटेनिंग सेट्स ऑफ सम गाइडलाइंस, है ना, दैट हैज टू बी फॉलोड। ओके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कैर्टर इशू करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1813 में। ओके, ईयर आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे आपका आगे चल के काम हो रहा है, काम ये लोग कर रहे हैं अपना। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 में इन्होंने एक कैर्टर इशू करा। तो ये कैर्टर जो था, इसमें ये लिखा हुआ था कि आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने हैं जिससे कि प्रोग्रेस हो सके लिटरेचर की। ठीक है ना, हमें मेंटेनेंस करनी है, किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं लिटरेचर की। तो उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपया, सम ऑफ रुपीज ऑफ 1 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है ना, ऑन द एनकरेजमेंट ऑफ द लर्न नेटिव्स एंड ऑन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ साइंस टू इंडियंस रिसाइडिंग इन द एरिया अंडर द कंपनी रूल्स। ओके, तो मतलब कि उन्होंने सिंपल इतनी बात बोली कि आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने हैं मेंटेनेंस में, प्रोग्रेस में, किसकी? लिटरेचर की। ओके, और ये आपका कैर्टर जो इशू करा गया था ना, ये लर्नड नेटिव्स के एनकरेजमेंट पे करा गया था। और हम किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं साइंस की इंडियंस को जो उस एरिया में रह रहे हैं। किस एरिया में? जो कंपनी के रूल में है। ठीक है ना, तो लेकिन हुआ क्या, जब ये कैर्टर इशू करा गया तो उसमें दो टर्म क्लियरली डिफाइंड नहीं थी। कौन सी? लिटरेचर एंड लर्नड नेटिव्स। भाई लर्नड नेटिव्स का मतलब क्या हुआ? जो विद्वान हो गए, जिन्हें बहुत कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो किन लर्नड नेटिव्स की यहाँ पे बात हो रही है? लिटरेचर। किस लिटरेचर की यहाँ पे बात हो रही है? तो ये चीज उसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं थी। ठीक है ना, लर्नड नेटिव्स में आप ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, इंग्लिश स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं या इंडियन स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं। लिटरेचर में ये इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज उसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं थी और इसी पे ही मतलब बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो गया। चीजें दो ग्रुप में डिवाइड हो गई। ठीक है ना, एंजुलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। एंजुलिस्ट वो हो गए जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले हो गए, वेस्टर्न लिटरेचर को फॉलो करने वाले हो गए, वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने वाले हो गए, यानी कि इंग्लिश कल्चर को। ओरिएंटलिस्ट वो हो गए जो इंडियन लिटरेचर को फॉलो करने वाले हैं, वे हो गए ओरिएंटलिस्ट। तो इसमें ना दो स्कूल को जन्म दे दिया इस कंट्रोवर्सी ने। ठीक है ना, और ये कंट्रोवर्सी 20 साल तक भी सॉल्व ही नहीं हो पाई। ओके, फिर क्या हुआ आपका कि 10 जून 1834 में, ठीक है ना, 20 साल पूरे हो गए ना, 1813 से आज ये 1834 की बात है, तो 20 साल हो गए पूरे। फिर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकले इंडिया आए। ये आए तो एज ए लॉ मेंबर के तौर पे थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के ये लॉ मेंबर बनाए गए थे। वहां के जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने इसको अपॉइंट करा था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी का। ठीक है ना, तो ये उस दौरे पे इंडिया आए थे और इनसे कहा गया था कि आप 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पे आप अपनी एडवाइस आप हमें दीजिए। ठीक है ना, क्या पॉइंट थे वे? कि किस तरीके से हम इस मनी को पर एनम स्पेंड कर सकते हैं एजुकेशन पर। ठीक है ना, किस तरीके से हम इस लिटरेचर और लर्नड नेटिव्स के टर्म्स को डिफाइन करें, जो जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। ठीक है ना, और जो ये एंजुलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है, इसको हम कैसे सॉल्व करें? ये 20 साल हो गए अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा, मैकले जो था ये बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही मतलब विद्वान में से एक था ये, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे ये आपके मैकले। ठीक है ना, ये एक अच्छे ऑरेटर होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी थे। ये एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे इंग्लिश लैंग्वेज के और लिटरेचर के। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्कॉलर रहे हुए हैं। तो मैकले ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 1835, एक साल के अंदर ही अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी फाइनली सबमिट कर दी। ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल ने इनको इशू बताए थे ना मैकले को, इसको इन्होंने ना 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ पढ़ लिया, मतलब ओवरव्यू ले लिया उसका। ठीक है ना, ही स्टडीड दैट रिपोर्ट वेरी माइन्यूटली, तो इसी वजह से ना इसको मैकले मिनट बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस अपनी इन्होंने इस रिपोर्ट में
सेक्शन 43 जो था कैटर एक्ट 1813 का, उसको इन्होंने क्लियरली डिफाइंड कर दिया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करा, अब ये देखते हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक्सप्लेनेशन करी सेक्शन 43 की ऑफ द कैटर एक्ट 1813। उसमें इन्होंने क्या तीन चीज एक्सप्लेन करी। एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, इन्होंने मनी के बारे में क्या बोला कि मैकले ने साफ साफ बोला कि कंपनी पैसे को जैसे चाहे जहां उसको सुटेबल लगता है वो वैसे खर्च कर सकती है, ठीक है ना। मतलब तो क्वेश्चन ये उठा था ना कि हम किस तरीके से ये पैसे जो हैं मेंटेनेंस में, प्रोग्रेस में, लिटरेचर की हम किस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कंपनी वेयर इट फील्स प्रॉपर वहां पे वो मनी को स्पेंड कर सकती है, इसमें कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर उन्होंने टर्म आया लिटरेचर का कि भाई किस लिटरेचर की बात आप कर रहे हो, किस लिटरेचर की प्रोग्रेस की आप बात कर रहे हो। तो लिटरेचर पे उन्होंने बोला कि हम इंडियन लिटरेचर को ही नहीं कह रहे हैं। इंडियन लिटरेचर में क्या कहा जाता है आपको, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, क्योंकि एंड होने होने तक आपके सिर्फ यही तीन लिटरेचर आपके उस टाइम पे चल रहे थे, बुद्धिस्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, ठीक है ना। तो हम इंडियन लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वेस्टर्न लिटरेचर की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात दोनों लिटरेचर की कर रहे हैं, इंडियन लिटरेचर की भी, वेस्टर्न लिटरेचर की भी। ठीक बात बोली, सही बात बोली, ठीक है। फिर आते हैं लर्न नेटिव्स। लर्न नेटिव से आपका क्या मतलब था, आप किन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस के स्कॉलर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम उन इंडियन स्कॉलर्स की भी बात कर रहे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है ना। तो लर्न नेटिव्स में इन्होंने बोला कि वो स्कॉलर्स जो इंडियन लैंग्वेजेस जानते हैं वही इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, वो इंडियन स्कॉलर्स भी इंक्लूडेड होंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। इसने ये बात बोली। अब देखना आगे क्या ट्विस्ट लेके आता है अपनी रिपोर्ट में, देखते हैं क्या सजेशन दिए इसने। अपने कुछ सजेशंस भी दिए मैकले ने। क्या सजेशन दिए इन्होंने बोला कि जो ईस्टर्न नॉलेज है, एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर को तो हम एक तरीके से वेस्टर्न नॉलेज में काउंट करते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर हो गया हमारा, ईस्टर्न कल्चर हो गया। तो ईस्टर्न नॉलेज की जो एजुकेशन है और जो लिटरेचर है ये तो एकदम वर्थलेस है, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। एजुकेशन ऑफ ईस्टर्न नॉलेज एंड लिटरेचर इज वर्थलेस। इन्होंने बोला कि जो इंडियन लिटरेचर है, जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है, ये तो टोटली नॉनसेंस फैक्ट्स इनके अंदर हैं, एकदम सुपरस्टिशियस है, मतलब एकदम अंधविश्वास वाली भरी कहानियां हैं इसमें, नॉनसेंस फैक्ट्स है इसमें। इसकी हिस्ट्री में 30 फीट लंबे राजाओं की कहानी है और इसकी ज्योग्राफी में रिवर्स ही मेंशन्ड है, सिर्फ दूध की और मक्खन की, ठीक है ना। ये इन्होंने एक तरीके से मतलब एक ईडियम यूज कर लिया है यहाँ पे। तो इन्होंने ना मतलब ईस्टर्न कल्चर की तो इन्होंने बिल्कुल जम के बुराई करी है इसने, तो कि मतलब कि इसकी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, 30 फीट लंबे राजाओं की कहानी है हिस्ट्री में, और ज्योग्राफी में सिर्फ रिवर्स ही भरी पड़ी है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में अगर आप कभी भी कोई भी बुक उठा लो उसमें सिर्फ रिवर्स ही मेंशन्ड है, वो रिवर यहाँ से आ रही है, वो रिवर वहां से जा रही है, ये सब इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। एकदम नॉनसेंस फैक्ट्स इनके इंडियन लिटरेचर में है सब, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इंग्लिश के वेटरनरी डॉक्टर है, मतलब कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो इंग्लिश के जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी अशेम्ड फील होंगे इंडिया की मेडिकल साइंस को देख के और इसकी एस्ट्रोलॉजी को देख के। इंग्लिश की जो स्कूल गर्ल्स है ना वो भी हंसेंगी। इन्होंने इस तरीके से हमारी ईस्टर्न लिटरेचर की इन्होंने बुराई करी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है ना वेस्टर्न लिटरेचर का नॉलेज वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब कि हमारा जो इंडिया का लिटरेचर है, जो इंडियन लिटरेचर है आपका इंडिया है ना, तो जो हमारे यूरोपियन लाइब्रेरी है ना, जो हमारी सबसे अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी होती हैं, उनके एक सिंगल शेल्फ भी कई गुना ज्यादा अच्छी है इनके पूरे इंडियन लिटरेचर से, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब जम के बुराई करी है। इन्होंने बोला कि इंग्लिश को हम एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन रखेंगे, ये तो कंपलसरी ही है, ठीक है ना। ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे, ओरिएंटलिस्ट तो चाहते थे कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन हो, एंजलिस्ट चाहते थे कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन हो। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोल दिया कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन तो रहेगी ही रहेगी, नेसेसरी है ये, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये तीन बात बोली
कि मनी आप अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। लिटरेचर से इनका मतलब इंडियन लिटरेचर ही नहीं है, वेस्टर्न लिटरेचर भी है इनका मतलब। और लर्न रिलेटिव से इनका मतलब है कि आपके जो इंडियन लैंग्वेजेस वाले ही स्कॉलर्स नहीं, वे इंडियन स्कॉलर जो इंग्लिश लैंग्वेज जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सजेशन इन्होंने दिए कि इंग्लिश ही आपका मीडियम रहना चाहिए नेसेसरी एजुकेशन का। इन्होंने बोला ईस्टर्न नॉलेज तो एकदम बकवास है, वेस्टर्न लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, तो ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने बहुत बुराई भी करी हमारी ईस्टर्न नॉलेज की कि वहाँ के राजाओं की 30 फुट लंबे राजाओं की कहानी इनके हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में सिर्फ रिवर्स ही मेंशन्ड है ऑफ मिल्क एंड बटर। ओके, फिर इन्होंने इतना भी बोला कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके नॉनसेंस फैक्ट्स हैं, उसके अंदर एकदम सब सुपरस्टिशियस हैं, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है ना, उन्होंने इतना भी बोला कि जितने भी आपके ये मतलब ये जितने भी आपके संस्कृत और अरेबिक स्कूल्स जितने भी ये चल रहे हैं ना, इन पे मनी स्पेंडिंग तो बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए, इन्होंने तो ऐसा भी बोला। ठीक है ना, और इन्होंने बोला कि वेस्टर्न लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ भी इट इज़ वर्थ इनफ दैन द नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्होंने ये सब चीज़ें बोली। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा कि जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो हमारी इंडिया में पॉपुलर है ना, वो अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। ठीक है ना, तो उनकी वोकैबलरी एकदम लिमिटेड है। तो इंडियंस जो है ना वेस्टर्न नॉलेज को, साइंस को इन नेटिव लैंग्वेजेस के थ्रू नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने एक पॉइंट ये रखा, इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन बताने का जो इनका मेन मोटिव था, उसको मतलब इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा कि क्यों मैं इंग्लिश को ही एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन बोल रहा हूँ। क्योंकि ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट दो ग्रुप जो डिवाइड हो गए थे, दोनों की अपनी अपनी डिमांड थी, चाहते थे इंडियन लैंग्वेजेस और एंजलिस्ट चाहते थे कि इंग्लिश रहे एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो मैकलिन अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बिल्कुल तर्क सहित इन्होंने मेंशन करा कि क्यों मैं इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नेटिव लैंग्वेजेस जो है इंडिया में वो इतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि वो वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को नेटिव लैंग्वेजेस के थ्रू हम इंडियंस को समझा सकें। ठीक है ना, दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये रिपोजिटरी है, एक कलेक्शन है बेस्ट नॉलेज का ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, इंडियंस जो हैं इसीलिए उनको वेस्टर्न नॉलेज में अगर एजुकेट करना है, साइंस में एजुकेट अगर हमें इनको करना है, तो एक इंग्लिश ही एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट आता है, इन्होंने बोला कि जो संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेजेस हैं ये ना इंडिया में भी कोई ज़्यादा नंबर में लोग इसको नहीं जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई पहले के टाइम पे तो हर कोई संस्कृत थोड़ी ना जानता था, हर कोई स्कूल थोड़ी ना जाता था, ऐसी अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस भी हर कोई थोड़ी ना जानता था। तो इतना मास में लोग हैं नहीं जो इन लैंग्वेजेस को जानते हैं, है ना, और इंडियंस इंटरेस्टेड भी नहीं है इनको सीखने में, ऐसे इन्होंने बोला। तो इंग्लिश जो है कंपैरेटिवली इजी भी है इन लैंग्वेजेस से उसको सीखने में, तो इसी वजह से भी ये आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इन्होंने बोला कुछ हमारे एजुकेटेड इंडियंस भी थे, जैसे कि आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो इनकी भी ओपिनियन थी कि इंग्लिश की नॉलेज जरूरी है, वेस्टर्न साइंस की नॉलेज जरूरी है, अगर आप अपने इंडिया की डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इन्होंने ना इनके भी तर्क अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिए। ठीक है ना, मैकली ने बोला कि इंडियन लॉ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाए। ठीक है ना, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाए, मतलब थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश ही इसको पढ़ाया जाए। किसको? इंडियन लॉ को। उन्होंने अपोज करा अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस को एज अ मीडियम फॉर द एजुकेशन। इन्होंने अपोज करा कि अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं, इनको मतलब डिसकंटिन्यू कर दो, इनको तो ये चलनी ही नहीं चाहिए तो बिल्कुल भी। ठीक है ना, ऐसा भी इन्होंने बोला। इन्होंने बोला कि जो आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे एलाइड क्लास के लिए, मतलब जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए। इससे क्या होगा ना कि एक क्लास क्रिएट हो जाएगी इंडियंस के बीच में। ठीक है ना, जो एक इंटरप्रिटेटर का काम करेगी बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल। रूलर्स कौन हो गए? ये ब्रिटिशर्स। रूल्ड कौन हो गए? हम इंडियंस। ठीक है ना, हम रूल्ड हो रहे हैं, रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। तो जब ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना वो सिर्फ एलाइड क्लास के लिए ही इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखे थे, तो इससे एक इंडियंस की भी एक क्लास क्रिएट होएगी। ठीक है ना,
जो डिफ्रेंशिएट करेगी रूलर्स को और रूल्ड को। कैसे? दो क्लास क्रिएट हो जाएंगी इंडिया में, एक तो इंग्लिश एजुकेटेड एलाइड क्लास हो जाएगी, भाई जो इंग्लिश जानती होगी, जिसने हायर एजुकेशन ले रखी होगी, ठीक है ना, तो इंग्लिश एजुकेटेड एलाइड क्लास हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी लो क्लास डिवॉइड ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, वो क्लास जिसने हायर एजुकेशन नहीं ले रखी। एक जिसने हायर एजुकेशन ले रखी है वो एलाइड क्लास की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसने नहीं ले रखी है वो आपका लो क्लास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कंपनी को बहुत ही इजीली जो है ना इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस मिल जाएंगे, जिससे कि वो इनकी सबऑर्डिनेट पोस्ट को मैनेज कर सकेंगे। और वैसे भी ये इंग्लिश एजुकेटेड भी अगर कोई इंडियंस होते थे ना तो इसको ये सबऑर्डिनेट पोस्ट पे ही रखते थे, हाई पोस्ट पे इन्होंने कभी नहीं दिया इनको, है नहीं, हमेशा इन्होंने बस, इनको तो क्या था, एक इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस चाहिए जो इनकी सबऑर्डिनेट पोस्ट को मैनेज कर सके, तो उसके लिए इन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ एलाइड क्लास के लिए, और वो भी जो बहुत अमीर अमीर लोग होते थे ना, इंडियंस में भी जो अमीर लोग होते थे सिर्फ वही लोग इस एजुकेशन को ले पाते थे, है ना, जिससे कि वो सबऑर्डिनेट कोर्स जो है उनको मैनेज कर सके। इससे क्या होता था, और एक बात और हो गई थी कि जब दो क्लास आपकी क्रिएट हो गई थी, एक तो इंग्लिश एजुकेटेड एलाइड क्लास एंड लो क्लास हो गई थी, दो क्लास आपकी क्रिएट हो गई थी, तो जब एलाइड क्लास लो क्लास के कॉन्टेक्ट में आएगी ना तो इससे ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा ना, नॉलेज ट्रांसफर होगी, है नहीं, जो वेस्टर्न कल्चर है वो आपका परकोलेशन होगा, मतलब कि ट्रांसफर होगी वेस्टर्न कल्चर फ्रॉम द एलाइड क्लास टू द लोअर क्लास, जब भी वे कभी कांटेक्ट में आपस में आएंगे। तो इससे क्या होगा ना, इन्होंने मतलब दिमाग ये लगाया कि इन्होंने सिर्फ अमीर लोगों को ही हायर एजुकेशन देने की बात करी। इन्होंने सोचा कि जब कोई भी लो क्लास का व्यक्ति हायर क्लास के लोगों से कांटेक्ट में आएगा ना तो ऑटोमेटिकली इनका वेस्टर्न कल्चर ट्रांसफर होता चला जाएगा, जिसको इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला था। जो ये मैकले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, अगर पढ़ोगे आप तो वो यही थी, ठीक है ना, जो ये इसका फोर्थ पॉइंट है वो यही था, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है आपका पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी। एक्चुअली मैकले बहुत स्मार्ट था, माइंड से बहुत तेज था वो, ठीक है ना। तो मैकली सपोर्टर तो बहुत था अपने रिलीजन का, ठीक है ना, वो क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सपैंड करना चाहता था कि वो इंडिया में प्रोपोगेट करे, ठीक है ना। लेकिन उसने ना बहुत ही इंजेन्युअसली, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही स्किलफुली उसने खेला। उसने, वो जानता था कि अगर वो एफर्ट्स लगाएगा फोर्सली, अगर वो एफर्ट्स लगाता भी है ना तो इंडियंस जो है ना ब्रिटिश रूल पे अपोज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, अपने रिलीजन को बचाने के लिए। तो इंडियंस जो है फिर एकदम खड़े हो जाएंगे एकदम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए उसने यहाँ पे माइंडफुली गेम खेला। उसने बोला कि कोई भी रिलीजियस एजुकेशन स्कूल्स में कंपलसरी दी ही नहीं जाएगी। उसने इसके ऊपर मुद्दा ही नहीं उठाया कि हम वेस्टर्न रिलीजन को भी एक्सपेंड करें। उन्होंने बोला कि कोई भी रिलीजन की पढ़ाई स्कूल में मैंडेटरी कंपलसरी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, रिलीजियस न्यूट्रलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो ये इसने बात बोली। फिर इसने अपनी रिपोर्ट में ये सब चीजें मेंशन कर रखी थी, तो इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है ना। तो लॉर्ड मैकले ने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग को 2 फरवरी 1835 को इसने सबमिट कर दी, ठीक है ना। फिर लॉर्ड बेंटिंग ने ही गो थ्रू हिज रिपोर्ट सीरियसली, ठीक है ना, और इसके बेसिस पे इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कब? 7 मार्च 1835 को। डे और मंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ओके। तो जो इन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें कुछ मेन डिक्लेरेशंस थे आपके। वो क्या थे कि जितने भी गवर्नमेंट फंड हैं आपके, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए जो इन्होंने स्पेंड करने की बात बोली थी, मेंटेनेंस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लिटरेचर की, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन में ही लगेगा पैसा, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात बोली। इन्होंने जो फाइनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली, इन्होंने बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आपके संस्कृत के, अरेबिक के, पर्शियन के, वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि मैकले ने ऐसा बोला था कि ये तो बंद हो जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि ये बंद नहीं होंगे, लेकिन हम जितने भी फंडिंग करेंगे मेंटेनेंस की वो सिर्फ हम इंग्लिश एजुकेशन में ही करेंगे, ठीक है ना। कोई एक्सपेंडिचर आपका नहीं दिया जाएगा किसमें? प्रिंटिंग में, पब्लिकेशन में, ओरिएंटल लिटरेचर का इन फ्यूचर, ठीक है ना। ओरिएंटल लिटरेचर मतलब कि इंडियन लिटरेचर में, उसकी प्रिंटिंग में, उसके पब्लिकेशन में कोई फंड हम लोग नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो मनी हम सेव करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में या फिर आपका वेस्टर्न नॉलेज और साइंस में ही हम उसको स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका रिजल्ट क्या निकल कर आया?
लॉर्ड मैकले मिनट का एंड बेंटिक रेजोल्यूशन का, इससे रिजल्ट क्या निकल कर आया कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आपका स्टार्ट हो गया इंडिया में, इंग्लिश एज अ मीडियम, ठीक है। ओरिएंटल लैंग्वेज, लिटरेचर एंड नॉलेज जो होती थी स्कूल करिकुलम में, वो वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश से रिप्लेस हो गई थी आपकी, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अभी मेरे ख्याल से इसकी लॉर्ड मैकले की इसकी मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, अभी इसकी 3-4 पॉइंट और रह रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।